हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आईपीसी का एमसीक्यूज। आईपीसी के एमसीक्यूज में हम ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, इससे आपके स्टार्टिंग के सेक्शंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि कितने कितने सेक्शंस कवर हो रहे हैं। बाकी इसमें ऑलरेडी पेंसिल से जो चीज़ें मार्क्ड हैं उनको इतना ज़्यादा कंसिडर मत करना, ठीक है। तो देखो, उनको ज़्यादा कंसिडर मत करना, वो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखे हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी इज एम्बेडिड इन द मैक्सिम एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। दिस मैक्सिम वाज डेवलप्ड बाय, किसने मैक्सिम डेवलप किया था? अभी मैक्सिम डेवलप करने से पहले एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसेट्रिया, यानी कि इसका मतलब देखेंगे। इसका मतलब क्या है? एक्ट अकेले ही आपको वो नहीं करता है, यानी कि कल्पेबल नहीं बनाता है। मेंस रिया भी जो होना चाहिए। अब ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था कॉमन लॉ कोर्ट्स ने। हम लोग ये कहाँ से लिए हैं? कॉमन लॉ प्रिंसिपल से लिए। तो किसने डेवलप किया था? ये कॉमन लॉ कोर्ट्स ने डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रॉन्गफुल गेन मीन्स। अब रॉन्गफुल गेन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 24 में है। किसमें? सेक्शन नंबर 24 में हमने कर रखा है इसको। 23, 24, 25, 26 ये सारे एक ही पोर्शन में हमने कर रखे हैं। क्या रॉन्गफुल गेन कौन से पोर्शन में हमने किया है? जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट को रॉन्गफुल गेन हो जाता है ना, उस पोर्शन में हमने किया है। तो इसमें क्या है? गेन बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड। दूसरा क्या है? गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज एंटाइटल्ड। फिर उसके बाद क्या है? गेन बाय अनलॉफुल। अब देखो, लॉफुल मीन से होता है नहीं, रॉन्गफुल है तो अनलॉफुल होना चाहिए, तो अनलॉफुल हो गया। ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड, हाँ तुम एंटाइटल्ड नहीं हो। और इसमें क्या लिखा है? एंटाइटल्ड। तो कौन सा आंसर हो गया? बी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? रॉन्गफुल लॉस मीन्स, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस का क्या मतलब होता है? इसमें है wrongful loss means loss by unlawful means of property which the person losing it is legally entitled। wrongful हमने गेन पढ़ लिया, wrongful loss भी किसमें है? 24 में ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है wrongful loss का? unlawful means of property which the person losing it is legally entitled। unlawful means लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, लॉफुल मीन्स से तो नहीं हो सकता। विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड, कि तुम अगर लीगली इंटाइटल्ड हो, तुम्हारे पास से वो सामान चला जाता है, तो हाँ ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? रॉन्गफुल लॉस हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? प्रोविजन ऑफ पर्सोनेशन एट इलेक्शंस अंडर सेक्शन 171D ऑफ आईपीसी। अब पर्सोनेशन होता है ना, उसका क्या मतलब होता है? शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी से रिलेटेड है, ऊपर भी देखो प्रॉक्सी लिखा हुआ है। फॉर एन इलेक्टर शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज। अब जिसको अथॉरिटी मिली है उस पर ऑथराइज नहीं हुआ। मान लो तुमको 171D नहीं पता है, पर ऑप्शंस पढ़ के तो समझ में आ जाएगा ना। ऑप्शन ए पढ़ो, शैल अप्लाई। अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा जब आप ऑथराइज्ड हो। इसमें क्या है? शैल नॉट अप्लाई, कि पर्सोनेशन वाला जो ऑफेंस है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा अगर आप ऑथराइज्ड हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इसके बाद है डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। हमने ये पढ़ा है ना, डिसऑनेस्टली, ठीक है। फिर इसके बाद रॉन्गफुल गेन, पहले तो रॉन्गफुल गेन है, WDF पढ़ा है हमने, ठीक है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, फिर इसके बाद डिसऑनेस्टली पढ़ा है, फ्रॉडलेंट, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो हमने ये कौन सी सेक्शन में पढ़ा है? ये पढ़ा है हमने सेक्शन नंबर 20, किसमें? 21 में तो पब्लिक सर्वेंट वाली सारी चीज़ें होंगी। हमने किसमें पढ़ा है? ये सेक्शन नंबर 24 में पढ़ा है, ठीक है। क्या डिसऑनेस्टली का मतलब? तो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस जो है हमने इसमें पढ़ा है, 23 में पढ़ा है। इसको 23 कर लेना, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद है फ्रॉडलेंटली हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विद इंटेंट टू डी फ्रॉड। फ्रॉडलेंटली हमने किसमें पढ़ा है? 25 पे पढ़ा है, तो इसका आंसर वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 34 है, क्रिमिनल फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन नंबर 34। तो इसमें क्या है? ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, कि तुमने अकेले किया है उसी तरीके से तुमको सजा मिलेगी। तो हाँ, इसका मतलब वही है, ठीक है। ओन एक्ट ऐसा नहीं है। ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? अगर आप वहां पे हो, प्रेजेंट हो और आपने एक तरह से कॉमन इंटेंशन में किया है तो आपको वैसे ही लाइबल किया जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग दीज कोड्स इज इंक्लूडेड इन द स्केड्यूल टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 में इसमें से कौन सा स्केड्यूल जो है एक्ट किया गया है? वो है आईपीसी, ठीक है। किस में एक्ट किया गया है? आईपीसी में। हम आईपीसी पढ़ रहे हैं तो इंटेलिजेंट, अभी तो इंटेलिजेंट गेस तो यही होगा।
नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 34 टू एस्टैब्लिश सेक्शन 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन बी प्रूव बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव। ठीक है, अब देखो कॉमन इंटेंशन प्रूव होना चाहिए, ओवर्ट एक्ट नहीं प्रूव होना चाहिए। अब इसमें मैं एक बात बताती हूँ आपको, मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, बी ने कोई एक्ट किया पर इन लोग का कॉमन इंटेंशन जो है ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था, पर बी ने वो एक्ट किया, तो ए को भी उसकी सजा मिलेगी क्योंकि आप दोनों के बीच का कॉमन इंटेंशन मैच कर रहा था। जरूरी नहीं है कि ए ने भी ओवर्ट एक्ट किया हो। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 34 आईपीसी क्रिएट्स अ सब्सटैंसिव ऑफेंस। खुद में एक ऑफेंस है क्या ये, कि ये रूल ऑफ एविडेंस है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है 34 और किसके बीच में, सेक्शन नंबर 149 के बीच में, 141 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट है और कॉमन इंटेंशन है, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एक बार इसका सेक्शन देख लेते हैं। अनलॉफुल असेंबली और 149। ठीक है, 149 में देखो यही बोला था मैंने, गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट किसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सेक्शन नंबर 149 में। तो 149 में और 34 में ये चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। 149 जो है वो खुद में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, बट ये जो सेक्शन नंबर 34 है ये क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है सिर्फ। ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस। तो ये चीज़ आप 34 और 149 में याद रखना, इसीलिए मैंने आपको 149 दिखा दिया था। नेक्स्ट इसके बाद है एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड। X stood on guard with spear in hand but did not hit Z at all. Y killed Z. ठीक है, ये दोनों गए तो थे मर्डर करने के लिए और X खड़ा रहा गार्ड करने के लिए। तो अगर आप गार्ड कर रहे हो तो भी आपने क्या फॉर्म किया है, सेक्शन नंबर 34 में कॉमन इंटेंशन किया है। तो इसमें कौन लाइबल होंगे, दोनों लाइबल होंगे, एक अकेला तो लाइबल होगा नहीं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लाइबल। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन वॉलेंट्री हैज बीन डिफाइंड एज एन इफेक्ट कॉज बाय मीन्स वेयर बाय अ पर्सन intended to cause it or by means at the time of employing those means no or had reason to be। अरे सिंपल बात है, वॉलेंट्री कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 39 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 39 में। ठीक है, मैंने आपको ऑफेंस करवाया था, ऑफेंस इधर है, वॉलेंट्री आप ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, ऑफेंस किस में है, 40 में है ना, ऑफेंस किस में है, सेक्शन नंबर 40 में है। एक बार देख लेते हैं, ऑफेंस जो है वो सेक्शन नंबर 40 में है और वॉलेंट्री उसके पहले। वॉलेंट्री आप क्या करते हो, ऑफेंस करते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद है अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स। सेक्शन नंबर 45 क्या है, आईपीसी का है। लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ एन एनिमल। अब एनिमल की लाइफ है, ह्यूमन की लाइफ है, कि सिर्फ ह्यूमन की लाइफ है, क्या किसकी लाइफ है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इसके बाद है अंडर सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी डेथ नोट्स। ठीक है, सेक्शन नंबर 46 डेथ क्या डिनोट करती है, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब जब लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है तो डेथ किसकी होगी, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही होगी। नेक्स्ट इसके बाद है इलीगल सिग्निफाइज। इलीगल कौन से सेक्शन में है, इलीगल कौन से सेक्शन में है, देखो इलीगल लोकल, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ के बाद इलीगल आता है, लीगली बाउंड आता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 43 मैंने एक अलग से करवाया है, फिर इसके बाद इंजरी के बाद लाइफ और फिर डेथ, ये मैंने एक साथ करवाया है। एनिमल वेसल एक साथ करवाया है, ईयर मंथ एक अलग से करवाया है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, इलीगल हो गया। इलीगल कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन है इलीगल, सेक्शन नंबर 43। तो इसमें क्या हो गया, इलीगल क्या सिग्निफाई करता है, पहले तो हम इधर लिख दें सेक्शन नंबर 43। इलीगल सिग्निफाई क्या करता है, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये सारी चीजें होनी चाहिए वैसे तो, इसीलिए इसका है ऑल ऑफ द अबव। ऑफेंस हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, सिविल एक्शन जिसके लिए लिया जाए। एनिमल क्या करता है, डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ना एनिमल होता है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी। कितनी टाइप की पनिशमेंट जो है आईपीसी में प्रिस्क्राइब की गई है, वो सारी चीजें वो है 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। कौन कौन सी 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है, जब हम पनिशमेंट वाला पोर्शन करेंगे, देखो मैं इधर दिखा देती हूँ। जब हम पनिशमेंट वाला पोर्शन किया है तो उसमें 53 पे है पनिशमेंट्स। ठीक है, और ये देखो 53 पे कौन कौन सी पनिशमेंट है, एक हो गई डेथ, सेकेंड हो गई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू, मतलब विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, 2 तरह के डिस्क्रिप्शन, रेगुलर सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हट गया है और क्या है, फाइन है। ठीक है, तो कितनी हो गई, डेथ हो गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, इम्प्रिजनमेंट 2 डिस्क्रिप्शन वाले और फाइन। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इससे हटा दिया गया है। ठीक है, तो 5 हमें पता चल गया कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 53। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अंडर सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी।
under section 60 of IPC, in certain cases of imprisonment, the sentence of imprisonment has to be wholly rigorous, पूरा rigorous होना चाहिए, has to be wholly simple, या फिर can be partially rigorous and partially simple. कितना होना चाहिए? पार्शली रिग्रेस और पार्शली सिंपल होना चाहिए. अब सेक्शन नंबर 60 भी आपको दिखा देती हूँ. देखो ऐसे आप जब सेक्शंस देखते रहोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा समझना कि सेक्शन में बोला क्या जा रहा है. इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन डेवलप होगा, आपको दोनों में से जो चीज़ याद नहीं है वो याद हो जाएगी. ठीक है, तो हमने कहाँ से किया है ये वाला पोर्शन? सेक्शन नंबर ये ऑफ पनिशमेंट्स का है. ठीक है, 53 से लेकर के 60. सेंटेंस में भी 60 में डिफाइंड है, सेंटेंस में भी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल, सर्टन केसेस में. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन नंबर 64 ऑफ IPC. अब इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 64 में है कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिला है प्लस फाइन मिला है या फिर आपको फाइन मिला है तो उसमें कितनी सज़ा मिलेगी. तो क्या है, शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस. यानी कि एक्सेस में होगा, ये नहीं कि इम्प्रिजनमेंट के साथ उसी इम्प्रिजनमेंट को एडजस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है. इम्प्रिजनमेंट प्लस दूसरा इम्प्रिजनमेंट होगा. ठीक है, समझ में आ गया ये, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, अंडर सेंटेंस सेक्शन 65 ऑफ IPC, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू. कितना लिमिट होगी उसकी? 1/3 ऑफ द मैक्सिमम. देखो 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/2 होगा या फिर इक्वल होगा. कितना होगा? सेक्शन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. ठीक है, अगर आप फाइन नहीं पे कर रहे हो तो कितना होगा उसका इम्प्रिजनमेंट? 1/4. ठीक है, 1/4 बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद रखना 1/4 ही होगा. मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था सोचने के लिए. नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. क्या है? सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है. ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली, अगर सिर्फ फाइन है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कितना होगा? रिग्रेस होगा, सिंपल होगा, क्या होगा? सिंपल ही होगा. ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है, एक सेकेंड रुकना, ये सेक्शन नंबर 67 कि अगर सिर्फ फाइन ओनली है तो इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा. सेक्शन नंबर क्या है? 67. याद रखना है इसको. ठीक है, सेक्शन नंबर 67. नेक्स्ट इसके बाद है अंडर सेक्शन नंबर 498A ऑफ IPC. क्रुएल्टी क्या इंक्लूड करती है? हैरेसमेंट इंक्लूड करती है, फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, क्रुएल्टी बाय वाइफ. क्या इंक्लूड करती है? इनमें से क्या क्या इंक्लूड करती है? एक चीज़ इरेज करनी है मुझे. ठीक है, इसमें से क्या? हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन. ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रुएल्टी बाय वाइफ भी इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि क्रुएल्टी बाय वाइफ भी इंक्लूडेड है. तो फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, क्रुएल्टी बाय वाइफ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. हैरेसमेंट वाला अलग आ जाता है कि हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन अलग हो जाता है. नेक्स्ट इसके बाद है, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे फाइन ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹100 बट एक्सीडिंग ₹50, द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड. अब देखो ये एक वो है, एक्सीडिंग ₹100, 50 से 100 का मार्क, 100 से 200 का मार्क, कितना कितना इम्प्रिजनमेंट होगा? हालांकि एंड इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 6 महीने का होगा. तो इधर कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, इसके एक बार इसका सेक्शन कर लेते हैं. ठीक है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट है और पनिशमेंट फॉर पर्सन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं. एक बार इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं, अलग अलग है. हालांकि इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. आंसर है इसका, एक सेकेंड, हाँ आंसर है इसका सी. पहला तो सी है 4 मंथ्स. 4 मंथ्स किस चीज़ के लिए? देखो, इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली, अगर सिर्फ फाइन है, ऑफेंडर को कितना सेंटेंस पे करना है? ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹100 बट एक्सीडिंग 50 से 100 के बीच में, तो क्या है? 4 मंथ्स है. तो 50 के लिए कितना महीना होगा? 2 मंथ्स. 100 के लिए 4 मंथ्स. फिर इसके बाद 200 के लिए कितना होगा? 6 मंथ्स. ठीक है, 6 मंथ्स होगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, या फिर 150 के लिए 6 मंथ्स, ऐसे होगा. देखो लास्ट लिमिट क्या है? 6 मंथ्स है. 6 मंथ से ज़्यादा नहीं मिल सकता. अब ये देखो, ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन नंबर 67 में ही मेंशन्ड है. 67 क्या बोलता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशबल विद फाइन ओनली. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर इम्प्रिजनमेंट क्या है, द टर्म, पहला तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा. ठीक है, और फिर इसके बाद टर्म है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल. क्या क्या स्केल है? 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड ₹50, जो मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, 50 2, ठीक है, ₹50 के 2.
And for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees and for any term not exceeding 6 months in any other case. ठीक है, 6 महीने, यही जो मैंने आपको बताया, 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, 100 तक है 4 महीना और उसके आगे 6 महीने. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशमेंट विथ फाइन ओनली एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे फाइन एक्सीडिंग ₹100. 100 से ज़्यादा है तो इसका कितना होगा, 6 महीने होगा. यह भी हम लोग कर ही चुके हैं. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. नेचर एंड मिनिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इधर है. नेक्स्ट इसके बाद क्या, नेचर बट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिट. हाँ, यही इसका आंसर है क्योंकि लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट ऑफ फाइन हो जाएगा या फिर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. सिंपल सी बात है, इसीलिए इसका आंसर बोथ है. नेक्स्ट इसके बाद है इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ अ पार्ट ऑफ द फाइन इज पेड. अगर पार्ट ऑफ द फाइन पेड है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा. लॉजिकल बात है ये. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी. सेक्शन नंबर 73 ऑफ आईपीसी, मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, इस आंसर को याद रख लो, 3 months. ठीक है, मैंने जो वीडियोज आपको करवाए थे उसमें भी मैंने यही बताया था, 3 months. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25 इफ एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 months. एक ऑफेंडर है, उसको सेंटेंस मिल चुका है इम्प्रिजनमेंट का नॉट एक्सीडिंग 6 months. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 6 महीने का अगर उसे मिला है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, शैल नॉट एक्सीड 1 month. ठीक है, 3 महीने का है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 month का होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट एंड लास्ट इस पोर्शन का क्वेश्चन है इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months बट नॉट एक्सीडिंग 1 year द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा. देखो इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने से ज़्यादा है बट 1 साल से कम है. टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, शैल नॉट एक्सीड 2 months. ठीक है, 3 months का हमने कितना किया था, 1 महीना, और 6 से कितना है ये, 1 साल का है. 6 से 1 साल का तो इसका क्या है, 2. तो इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट. एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बड़ी नहीं है, फास्ट करके देख लीजिएगा. ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं. प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू.